नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे पर गतिरोध समाप्त। भारत और अफगानिस्तान ने क्षेत्रीय देशों से किए जाने वाले आतंकवाद के सभी कृत्यों की निंदा की। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार। भारतीय पावरलिफ्टर विनय ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में 72 किलोग्राम जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और यशस्वी जायसवाल के नाबाद 173 रन की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 318 रन बनाए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसानों से भी बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम किसान कल्याण, कृषि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र में 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिनका कुल बजट 35,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत करेंगे, जिसका बजट 24,000 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना, फसल विविधता को अपनाना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। इसके अलावा श्री मोदी दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन की भी शुरुआत करेंगे, जिसका बजट 11,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इस मिशन का लक्ष्य है दलहन उत्पादकता के स्तर में सुधार, दलहन की खेती के क्षेत्र का विस्तार, मूल्य श्रृंखला, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण को मजबूत करना और नुकसान को कम करना। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी उन किसानों से बातचीत भी करेंगे जो दलहन की खेती से जुड़े हैं और जिन्हें किसान उत्पादक संगठनों की सदस्यता और कृषि अवसंरचना कोष के तहत सहायता भी प्राप्त हुई है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जारी विवाद कई दौर की बातचीत के बाद सुलझ गया है। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद एनडीए के वरिष्ठ नेता जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिहार में आज दिन भर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और एनडीए के घटक दलों का बैठकों का दौर चलता रहा। भाजपा के नेताओं ने जदयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कई दौर की वार्ताएं की। भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से नई दिल्ली में बातचीत की। महागठबंधन में घटक दलों राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई ने अलग अलग बैठकें की। राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय बोर्ड ने आज बैठक कर सभी फैसले लेने के लिए लालू प्रसाद को अधिकृत किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि महागठबंधन में अंतिम तौर पर सहमति बन गई है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीदवार इस महीने की 17 तारीख तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में एक निजी पुरस्कार समारोह में श्री शाह ने कहा कि सरकार घुसपैठियों से निपटने के लिए उनका पता लगाने, हटाने और निर्वासित करने की नीति का कड़ाई से पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि मताधिकार भारतीय नागरिकों का विशेष अधिकार है। उन्होंने कहा कि कई सीमावर्ती क्षेत्रों में भौगोलिक चुनौतियों के कारण बाड़ लगाना कठिन है। इस तरह के क्षेत्रों में घुसपैठियों की पहचान करना राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों का कर्तव्य है। मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहूं, घुसपैठ का मुद्दा, जनसांख्यिकी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, इसको राजनीति से मत जोड़िए। ये देश का मुद्दा है। घुसपैठ को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक संरक्षण भी नहीं देना चाहिए।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए अफगानिस्तान की सराहना की है। नई दिल्ली में डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी के बीच वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त वक्तव्य में उन्होंने ये बात कही। विदेश मंत्री ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत और अफगानिस्तान ने क्षेत्रीय देशों से किए जाने वाले आतंकवाद के सभी कृत्यों की निंदा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान आपसी सम्मान, व्यापार और लोगों के बीच परस्पर रिश्तों पर आधारित संबंध चाहता है। As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, एक निकटवर्ती पड़ोसी और अफगान लोगों के शुभचिंतक के रूप में भारत आपके विकास और प्रगति में गहरी रुचि रखता है। आज मैं पुनः पुष्टि करता हूं कि हमारी दीर्घकालिक साझेदारी, जिसके तहत अफगानिस्तान में कई भारतीय परियोजनाएं चल रही हैं, मजबूत बनी हुई है। other development priorities of Afghanistan. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि अफगान सरकार किसी भी समूह या व्यक्ति को भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगी। विदेश मंत्री ने नंगरहार और कुनार प्रांतों में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। अफगान विदेश मंत्री ने आपदा के समय भारत द्वारा मदद और राहत पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच औद्योगिक साझेदारी और क्षमता विकास को बढ़ावा देना है। श्री सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और नवाचार में अवसरों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया। ऑस्ट्रेलिया एक्सेल्स इन नीच टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया विशिष्ट प्रौद्योगिकी, क्वांटम प्रणालियों, स्वचालित जल वाहनों और उन्नत समुद्री निगरानी में उत्कृष्ट है। दूसरी ओर भारत विशाल विनिर्माण पैमाने और किफायती सॉफ्टवेयर शक्तियां तथा जहाज निर्माण, मिसाइल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता प्रदान करता है। टैप द अनरियलाइज्ड पोटेंशियल इन अवर डिफेंस इंडस्ट्री। दोनों मंत्रियों ने सिडनी में रणनीतिक नौसैनिक सुविधा HMAS कोट्टाबुल का भी दौरा किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेलीमानस के लिए टेलीमानस ऐप सहित कई नई पहलों का शुभारंभ किया। उन्नत टेलीमानस ऐप आपात स्थितियों के दौरान मार्गदर्शन और सहायता के लिए एक आपात मॉड्यूल और बहुभाषी उपयोगकर्ता इंटरफेस चैटबॉट की सुविधा प्रदान करता है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडो जर्मन यंग लीडर्स फोरम में भाग लिया। उन्होंने हाल के कार्य जो भारत को आकार देंगे और एक स्थिर लोकतंत्र का निर्माण करेंगे विषय पर संबोधन दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर लोकतंत्र, विधि शासन और सुशासन के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहा है। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आज उद्योगपतियों से नवाचार, सहयोग और उद्देश्य संचालित नेतृत्व के माध्यम से देश के आर्थिक परिवर्तन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने, अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ावा देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। हमारे संवाददाता मणिपुर राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली GST सुधारों पर आज रिपोर्ट दे रहे हैं। नए GST सुधार मणिपुर के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसाय को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। नए कर ढांचे के तहत राज्य में कई आवश्यक वस्तुएं अब कम दामों में उपलब्ध हो रही हैं, जिससे स्थानीय उत्पाद अधिक किफायती हो गए हैं। यह पहल क्षेत्रीय उद्योगों और आजीविका को बढ़ावा दे रही है। हाथ से बने हुए वस्त्र, बांस के शिल्प, बेत के फर्नीचर और स्थानीय कारीगरों के सामान जिन पर पहले 12% कर लगता था, अब उन पर 5% कर लग रहा है। इस पहल से कारीगरों को आय में सुधार करने का अवसर मिल रहा है।
इसी प्रकार अचार, बांस, अन्य खाद्य पदार्थ, सब्जियों से बने उत्पादों जैसे खाद्य पदार्थों पर कर में 12% से 5% की महत्वपूर्ण कमी की गई है। इसके साथ ही पैकेज्ड कॉफी पर कर 18% से घटाकर 5% करने से मणिपुर के कॉफी उद्योगों को काफी राहत मिली है। इस कदम से उखरूल, सेनापति और चंदेल जैसे जिले जो कॉफी की खेती के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, वे लाभान्वित हो रहे हैं, जो अतिरिक्त रोजगार पैदा करेगा। नए जीएसटी सुधारों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान मांग को बढ़ावा देना, रोजगार को बनाए रखना और मणिपुर की ग्रामीण और शिल्प अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। रोहन के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली पर हरित पटाखों के उपयोग को अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी अपने फैसले को आज सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता से संबंधित काफी समय से लंबित एमसी मेहता के मामले की सुनवाई की। इससे पहले 3 अप्रैल को न्यायालय की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरित पटाखों सहित सामान्य पटाखों पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया था। विदेश मंत्रालय ने ओवरसीज मोबिलिटी सुविधा और कल्याण विधेयक 2025 के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस विधेयक में एक प्रवासी गतिशीलता और कल्याण परिषद की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य नीति प्रबंधन के लिए मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। मसौदा विधेयक पर सुझाव 7 नवंबर तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने घोषणा की है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत से रूस के कलमिकिया गणराज्य में एक प्रदर्शनी के लिए ले जाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि ये प्रदर्शनी 11 से 18 अक्टूबर तक राजधानी एलिस्टा में आयोजित होगी। ये रूसी गणराज्य कलमिकिया में भगवान बुद्ध के अवशेषों की पहली प्रदर्शनी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को देने की घोषणा की गई है। उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों के लिए इसके लिए चुना गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने घोषणा की है कि आज से गाजा पट्टी में संघर्ष विराम समझौता प्रभावी हो गया है। इजराइल के सैनिकों की वापसी के बाद हमास के साथ ये समझौता प्रभावी हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य सभी बंधकों की रिहाई में सुविधा प्रदान करना है। मौसम विभाग ने कल दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी वर्षा की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान लगाया है। भारतीय बैडमिंटन टीम ने गुवाहाटी में आयोजित विश्व जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। भारत ने इस प्रतियोगिता में पहला पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। कल हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने कोरिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। हालांकि भारत को आज सेमीफाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पावरलिफ्टर विनय ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में 72 किलोग्राम जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 318 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल शानदार 173 रन और शुभमन गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे पर गतिरोध समाप्त। भारत और अफगानिस्तान ने क्षेत्रीय देशों से किए जाने वाले आतंकवाद के सभी कृत्यों की निंदा की। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार। भारतीय पावरलिफ्टर विनय ने पैरा पावरलिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में 72 किलोग्राम जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और यशस्वी जायसवाल के नाबाद 173 रन की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 318 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।